वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हुसैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उनको डिस्कस करेंगे। यस, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की टू टाइप्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एंड नंबर टू, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इनको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ऑलराइट, तो अगर क्वेश्चन आता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, तो वो आपको पता है फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन आपने कोट करनी है। अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह से हो सकती है। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, इसकी मज़ीद जो है वो दो टाइप्स होती हैं। नंबर एक कह लेते हैं इसको हम कहते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और बी जो है दैट इज डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि अगर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा तो आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम की मज़ीद टू टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एंड अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल टॉर्क्स, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो है वो ज़ीरो है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। इसको हम लिख सकते हैं, if a body is at rest under the action of several forces acting together and under the, या इसको डायरेक्ट लिख लें आप, and several talks acting on the body then body is said to be in static equilibrium। जी, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो है, या सम ऑफ ऑल फोर्सेस, इसे नेट भी कह सकते हैं, या अगर आप ये नेट नहीं भी लिखना तो भी ठीक है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसके साथ ही सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो,
इसका मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, यानी कि वो रेस्ट पे है। ओके, इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। वो मूव भी कर रही है, मतलब डायनामिक मोशन में भी है, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उस पर लगने वाले सारे के सारे टॉर्क और सारे की सारी फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। अ बॉडी इज सेट टू बी in dynamic equilibrium if it is moving with uniform velocity। अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि ऐसी बॉडी जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसकी दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी। नंबर वन, हम ए को डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी इज सेट टू बी इन डायनामिक ट्रांसलेशनल equilibrium if it is moving with linear uniform वेलोसिटी। जी, अगर कोई बॉडी जो है वो लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे कि वो डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। जी, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे कि वो डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ऑलराइट, तो डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपने समझ ली। इसी तरह से अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे फैन है, फैन रोटेट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो हम कहेंगे कि फैन जो है वो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी साथ साथ आप कोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल कोट करना चाहूँ यहाँ पे, एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ, फॉलिंग पैराट्रूपर। जो पैराशूट के साथ जो ह्यूमन बीइंग होता है वो फॉल कर रहा होता है, उसकी जो मोशन होती है वो ट्रांसलेशनल होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, उसको आप कह सकते हैं डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से अगर हम बात करें डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम ये डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ यहाँ पे, a book lying on टेबल। एक बुक जो टेबल पे पड़ी हुई है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन एग्जांपल जो है वो हो सकती है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक
रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जी इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी is said to be in dynamic rotational equilibrium if it is moving with uniform rotational velocity। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल देखें, कांस्टेंट रोटेशन ऑफ फैन। तो फैन की जो कांस्टेंट रोटेशन है, मतलब उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, उसे हम जब वो मूव करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि इक्विलिब्रियम के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 दैट इज़ डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड नंबर 2 दैट इज़ डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर आपसे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है तो फिर आपने ये आंसर जो है वो कोट करना है, जिसमें स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी। अगर आपसे कंडीशन का क्वेश्चन आता है तो कंडीशन में आपने फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन को कोट करना है। इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। यस, व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, मेजर ऑफ ability of a body to return to its position external force that causes change in its position is removed। अगर हमारे पास किसी बॉडी की हम पोजीशन चेंज करें और बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करे, रीगेन कर ले, और रीगेन कब करेगी, जब हम उस पर से एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बाउल है, इस तरह से ये बाउल है, ओके ये बाउल है, यहाँ पे मेरे पास एक बॉल पड़ी हुई थी। मैंने क्या किया, मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और मैं इस बॉल को इस पोजीशन पे ले गया। ओके अभी तक मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, इस बॉल को यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस बॉल को ड्रॉप करूँगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूँगा,
तो आपको इस बात का पता है कि ये वाइब्रेट करके वापस अपनी पोजीशन नंबर 1 जो है उसके ऊपर वापस आ जाएगी। ऑलराइट, तो ये जो इसने अपनी पोजीशन को रीस्टोर किया है, इस एबिलिटी ऑफ बॉडी को हम क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं जी? स्टेबिलिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि स्टेबिलिटी जो है वो किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है जिसमें वो अपनी पोजीशन को रीगेन करती है जब हम उस पर से कोई एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं। ओके, स्टेबिलिटी जो है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? बाय लोअरिंग सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको हम कम कर दें, उसकी हाइट सरफेस से कम कर दें, तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो पहले से क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। नंबर 2, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ सपोर्ट, कि अगर हम उसका एरिया ऑफ सपोर्ट जो है वो इंक्रीज कर दें तो एरिया ऑफ सपोर्ट इंक्रीज करने से भी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से, ये देखिएगा ज़रा, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ओके, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट ये है, उसका सेंटर ऑफ मास से है। मुझे बताएं कि किसका, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूं दोनों पे, तो किस ऑब्जेक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जो है वो टिल्ट होकर नीचे गिर जाए? ऑब्वियसली जिसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है। जिसकी हाइट ज़्यादा है उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या है? ज़्यादा है, ऊंचा है सरफेस से, क्योंकि ये जो मैंने बनाई है आपके पास ये सरफेस है। तो सरफेस से सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जितना हाइटेड होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा जो है वो अनस्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस के करीब होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्टेबल होगा। अब एग्जांपल ले लें आप, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास कोन है, लेट्स से। अब कोन को मैं ऐसे बैलेंस करना चाह रहा हूँ। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इसका एरिया ऑफ सपोर्ट है, ये बहुत कम होगा, बिल्कुल मतलब कि बहुत ज़्यादा कम होगा। बिल्कुल जिस तरह नीडल नहीं होती, नीडल के साइज़ का इसका एरिया होगा, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन ये कभी भी स्टेबल नहीं होगा। मतलब आप कभी भी कोन को इस तरह से स्टेबलाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं कोन को कुछ इस तरह से प्लेस करूँ, इस तरह से, अब आप देखें ज़रा, अब इसका जो एरिया ऑफ सपोर्ट है वो पहले से क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। अब ये सारे का सारा जो है वो इसका एरिया ऑफ सपोर्ट है। तो एरिया ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होने से ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है? वो स्टेबल हो जाता है। जी, याद रहेगा आपको ये इस तरह से, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज़मीन के करीब होगा, सरफेस के करीब होगा, ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका कॉन्टैक्ट एरिया या एरिया ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। ऑलराइट, तो ये मेरे पास डेफिनेशन है स्टेबिलिटी की। आगे चलें जी। ओके, तो स्टेबिलिटी जो है इसकी हम 3 टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली टाइप जो है दैट इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम डिफाइन करते हैं, इफ़ आफ्टर slight tilt the body comes back to its original position then
body is said to be in stable इक्विलिब्रियम। जी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें इस तरह से, अगेन मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको समझना बड़ा आसान है। ओके, तो मैंने क्या किया है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, और ये इसका जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, मैंने क्या किया है कि मैंने इसको डिस्प्लेस किया है यहाँ से, और मैं इसको उठा के इस पोजीशन पे ले गया हूँ। ओके, नाउ अब इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। ओके, तो अगर आप एक चीज़ गौर करें तो ये इसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पहली हाइट थी। जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया है तो इसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जो है वो पहले से क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी हाइट जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और जब मैं यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूँगा तो ये वापस अपनी इसी इनिशियल पोजीशन पर बॉल वापस आ जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बॉल जो है दैट इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बॉल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट है, ये तो होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से दूसरी टाइप है इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, अनस्टेबल equilibrium. If after a slight tilt body does not come back to its original position, then body is said to be in unstable equilibrium। अच्छा, एक चीज़ ना यहाँ पे आप लिख लें जो शायद आप मिस कर देंगे बाद में, कि इसमें सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो राइज करता है, ठीक है, इस कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट देखिए आप ज़रा कि अगर हम बॉडी को टिल्ट करें और बॉडी जो है वो अपनी असल पोजीशन पर वापस ना आए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन्स टू से कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है, इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आपको इस बात का पता है कि ये कभी भी अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा। ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास था और टिल्ट करने के बाद सेंटर ऑफ मास जो है उसकी हाइट जो है वो पहले से क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। तो आपने इसमें याद रखना है, इस केस में सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स, ये पूछ लिया जाता है जी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इस बॉडी को क्या कहेंगे, इस बॉडी को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जबकि पहले आपने देखा था कि हम इस कंडीशन में हम इसे क्या कह रहे थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कि ये अपनी असल हालत जो है, ये पोजीशन जो है
उसे क्या कर रही है, अटेन कर रही है। ओके, लास्ट वन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल equilibrium. If after a slight tilt body remains in new position, then body is said to be in neutral equilibrium। अगर हम बॉडी को इस तरह से टिल्ट करें कि बॉडी जो है वो एक न्यू स्टेट में चली जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बॉल थी, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की और ये नई पोजीशन में चली गई। नई पोजीशन पे जाने के बाद अब डेफिनेटली ये वापस तो नहीं आएगी, लेकिन आप यहाँ से नोट करेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ना तो वो फॉल किया है ना तो वो राइज किया है। तो आपने ये बात याद रखनी है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट सेम हाइट। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर अनस्टेबल में भी ऐसे हुआ है कि वो न्यू स्टेट में चली गई है, वापस नहीं आई, और न्यूट्रल में भी वो न्यू स्टेट में चली गई है। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि अनस्टेबल में जो हमारे पास बॉडी होती है, उसका जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो फॉल करता है, जबकि न्यूट्रल में वो फॉल या राइज नहीं करता बल्कि सेम प्लेस पे रहता है। तो ये थी हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑल राइट, ओके, क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का, तो फिर आपने स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को कोट करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है टाइप्स का, तो फिर आपने स्टैटिक एंड डायनामिक को कोट करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कंडीशंस का, तो फिर फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन को आपने कोट करना है। तो इस तरह से ये हमने रिवाइज कर लिया है। देखिए ज़रा, ये न्यूट्रल, अनस्टेबल, फिर स्टेबल, फिर इसके साथ जो है वो स्टेबिलिटी क्या होती है और किस तरह से हम इसको जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। या तो आप सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर दें, एरिया ऑफ सपोर्ट को बढ़ा दें, या दोनों को ही आप कर दें, तब भी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। इसके साथ ये डायनामिक, रोटेशनल, ये सारी, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक जो है वो हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई मज़ीद क्वेश्चन या क्यूरीज़ हैं तो आप रियल टाइम क्लास में भी पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द जो है वो आंसर प्रोवाइड कर दें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।